नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होगी। प्रसन्नता के साथ हम कर रहे हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। तो चलिए इसके कुछ प्रश्न हल करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो भैया पहला प्रश्न है, एक पदी और द्विपदी का गुणनफल क्या होता है? एक पदी और द्विपदी का गुणा करेंगे हमें तो हमें द्विपदी ही प्राप्त होगा, यानी बी वाला विकल्प यानी द्विपद बिल्कुल सही है। अगला है 2 गुणित 2 गुणित 2 3 गुणित ए गुणित ए गुणित ए बी गुणित बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणा कर दीजिए क्या पहले अचर पद, यानी 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो 24 कहाँ आ रहा है भैया? 24 यहाँ आ रहा है, बाकी गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। डी वाला विकल्प आपको बिल्कुल सही है। 24 ए की घात 3 बी की घात 2, यानी ए का गुणा ए में 3 बार होगा तो ए की घात 3 हो जाएगा और बी का गुणा बी में होगा तो बी का वर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y² है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 4xy गुणित 6y² है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई तो क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 4 छंग 24, ठीक है। x तो एक x ऐसे 30 y और y की घात 2 का गुणा होगा तो y की घात 3 हो जाएगी। तो कौन सा विकल्प सही है? 24 x y की घात 3, 24 x y की घात 3, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है, 24 x y की घात 3। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक 7x ऋण 4 मीटर लंबे तार में से इतना मीटर तार हमने काट लिया है तो कितने मीटर तार शेष रहेगा? यानी इसमें से यह घटाना है आपको, ठीक है। यानी 7x ऋण 4 में से घटाना है, यानी ऋण करना है तो ऋण की वजह से इसके चिन्ह भी बदल जाएंगे, 3x धन के 4 हो जाएंगे। 7x में से 3x जाएंगे तो बचेंगे 4x धन के, ऋण 4 और धन 4 कट जाएंगे तो कौन बचा हमारा? उत्तर आएगा 4x। तो कौन सा विकल्प सही है? डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है, यानी 4x। अगला है, तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x धन 8 मीटर है तो आने जाने में उससे कुल कितनी दूरी तय करनी है? यह दूरी कितनी बार? 2 बार, यानी इसका जोड़ दीजिए, x धन 8 धन x धन 8 तो क्या हो जाए? x और x हो जाएंगे 2x और 8 और 8 16, यानी 2x धन 16, ये विकल्प बिल्कुल सही है। तो 2x धन 16 यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है, 2x धन के 16 मीटर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करना है तो इनको आपस में हमें गुणा करना है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं अपन। पहला है, योगफल ज्ञात करना है, सॉरी गुणनफल नहीं, योगफल। तो p की घात 2 ऋण 7 p q ऋण q², ये पद लिख दिया। अब ये पद लिखना है तो हम जोड़ का निशान लिख देते हैं, ठीक है। ऋण 3 p² ऋण 2pq धन 7q², तो ऐसे ही जोड़ देते हैं अपन, क्योंकि धन की वजह से चिन्हों में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो यही हल कर लेते हैं। p की घात 2 और ऋण p की घात 2 असमान चिन्ह है तो क्या होगा? तो बचेगा क्या? ऋण का 2p², इसको और इसको निपटा दिया हमने। 7pq 2pq दोनों ही ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे, 7 और 2 हो जाएंगे ऋण के 9pq। अब ये q², ये भी q² असमान चिन्ह है तो 7q² में से 1q² घटेगा तो बचेगा 6q², ठीक है। ये हमारा उत्तर है। क्या उत्तर आया? ऋण 2p² ऋण 9pq धन 6p²। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा है, ए बी धन बी सी धन सी ए धन ऋण बी सी ऋण सी ए ऋण ए बी, ठीक है। ए बी धन बी सी धन सी ए
कोष्ठक खोल देते हैं। वैसे परिवर्तन तो कुछ भी नहीं होना क्योंकि धन है। ऋण बी सी, ऋण सी ए, ऋण ए बी, तो ए बी में से ए बी चला जाएगा, चलो ये कट गया। बी सी में से बी सी कट जाएगा क्योंकि असमान चिन्ह है। सी ए में से सी ए कट गया, कुछ भी ना, शेष क्या बचा, शेष बचा 0। यह प्रश्न हमारा हल हो चुका है। अगला है 9y² धन yx ऋण 3x² ऋण 6y धन 4x में से यह हमें घटाना है, तो चलिए घटा देते हैं। तो 9y² धन yx ऋण 3x² ऋण का 6y धन के 4x, इसमें से इसको घटाना यानी ऋण लगाना। अब स्थान कम है तो इस ऋण की वजह से इसके चिन्ह भी परिवर्तित करते हुए चले, ठीक है, क्योंकि एक स्टेप और बढ़ेगी तो स्थान इतना है नहीं हमारे पास। तो 6, ये 6 धन के थे तो ऋण के हो जाएंगे, धन के 7y² ऋण 5xy ऋण 2x² धन के 3y। फिर से देख लीजिए, ऋण के 6 धन के 7y² ऋण के 5xy ऋण 2x² माइनस था तो प्लस हो जाएगा प्लस 3y, ठीक है। अब इसमें आप देखिए यह y² और यह y², ये धन के, ये भी धन के, 7 और 9 हो जाएंगे आपके 16y², ठीक है। अब ये xy, ये xy, ये yx का हो xy, बात देखिए, ये धन के ये ऋण के, तो 5xy में से 1xy गया तो बचेगा ऋण का 4xy, यानी ये और ये भी निपट गया। अब x² समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, तो ऋण के 5x² है, ये और ये भी निपट गया। अब y, ये y असमान चिन्ह, 6y में से 3y गए तो ऋण के 3y बचेंगे, ठीक है। अब बचा x, तो 4x, x है ही नहीं अकेला, तो धन के 4x एज इट इज लिखा जाएगा और ऋण के 6 ये भी एज इट इज। ये हमारा प्रश्न हल हो चुका है। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 7x और चौड़ाई 2x धन 1 है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है 7x गुणित चौड़ाई कितनी है 2x धन का 1। 7x का गुणा 2x में करेंगे तो 7 दूनी 14, x का x में तो x का स्क्वायर धन 7x। ये हो गया हमारा सवाल हल। इसमें कुछ मात्रक तो दिया ही नहीं है, लंबाई और चौड़ाई। ये हमारा हल है। अगला प्रश्न क्या है, 4y कोष्ठक के अंदर 5y ऋण 6 धन 4 को सरल कीजिए और y के स्थान पर 4 मान रखिए। तो पहले इसको हल कर लीजिए। 4y धन 5y ऋण के 6 धन के 4, ठीक है। अब इसका गुणा अंदर कर दीजिए, 4 5 20, y का y में y की घात 2 ऋण 4 छंग 24 y धन के 4। अब क्या कर दे, पुट कर दीजिए, रख दीजिए क्या, y के बराबर 4। तो y के बराबर 4 रखे तो 20 एज इट इज, y के स्थान पर 4 तो 4 का वर्ग ऋण 24 y के स्थान पर फिर रखा 4 धन के 4 20 और 4 का वर्ग 4 चौक 16 ऋण 24 का गुणा इसमें करते थे 4 छंग 4 चौक 16, 16 के 6, 4 दूनी 8 और 1 9 धन के 4, 16 16 16 दूना 32 और 0 लगा दीजिए और 96 में से 4 गए तो 92 बचेंगे
10 जीरो है तो एक दहाई उधार लेंगे तो 10 में से 2 गए 8 बच्चे और 1 हो गया उधार लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से 9 गए तो 2 बच्चे और यह 2। क्या है आपका हल 228। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो आकृति कैसी है, आयताकार है। तो आकृति का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई x धन 5, चौड़ाई है x धन के 2। इस x का गुणा पूरे में करें तो x का x में होगा तो x स्क्वायर, x का गुणा 2 में होगा तो 2x, 5 का x में होगा तो 5x और यह 5 दूनी 10। तो क्या मिला हमें x स्क्वायर। 2x और 5x समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे आपके 7x और धन के 10। यह हमारा दी गई आकृति का क्षेत्रफल है। प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में आयताकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है तो प्रत्येक का आयतन निकालने दे। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यानी इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे तो आयताकार बॉक्स का आयतन निकल आएगा। तो देखिए 4 का गुणा 3 4 3 12 और 12 दूना 24। चर पद का चर पद में, अचर पद का अचर पद में गुणा। ठीक है, 2 5 10 और 10 तो 70। अब ए बी सी ये गुणा हो गया। अब यहाँ चर पद तो है ही नहीं, चर पद p का p में, तो p की घात 2 का p में होगा तो p की घात 3। q का वर्ग का q में होगा तो q की घात 3। r वर्ग का r में होगा तो r की घात 3। अब चिन्हों का गुणा कर दीजिए, ऋण ऋण धन और धन ऋण फिर ऋण हो जाएगा। विषम संख्याओं में यदि चिन्ह समान ऋण है तो ऋण ही प्राप्त होगा। इन विषम हो गया ना, 1 2 3 संख्या है, 3 संख्या ऋणात्मक है तो उनका गुणा ऋणात्मक प्राप्त होगा। अब 3 का गुणा 6 में 3 6 18, यह 18। एल वर्ग का एल में तो एल की घात 3, एल एम का एम वर्ग में तो एम की घात 3, एन का एन वर्ग में तो एन की घात 3। ये हो गया गुणा। यही धन ऋण 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 धन फिर ऋण। x का x में x वर्ग, y का y में y वर्ग और z का z में z का वर्ग। यह आयतन निकल आया। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग का परिमाप 8 a वर्ग b वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो दिया क्या गया है, हमें वर्ग का परिमाप दिया गया है, इससे हम भुजा निकाल लेंगे। तो वर्ग का परिमाप क्या है, 8a वर्ग b वर्ग और वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा बराबर 8a वर्ग b वर्ग। तो भुजा बराबर क्या प्राप्त होगा, 8a वर्ग b वर्ग और 4 का पक्षांतर करेंगे तो गुणे में तो भाग में बैठ जाएगा और 4 का भाग लगा दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो क्या प्राप्त हुआ, 2a वर्ग b वर्ग। एक भुजा आ गई। अब पूछा क्या था, क्षेत्रफल निकालना। तो चलिए क्षेत्रफल निकाल आएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। एक भुजा मिली क्या, 2a वर्ग b वर्ग गुणित 2a वर्ग b वर्ग। ठीक है, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, a की घात 2 का a की घात 2 में तो a की घात 4 और b की घात 2 का गुणा b की घात 2 में तो b की घात 4। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, नीचे दी गई आकृति a और b में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो दोनों का क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा साहब। आकृति a का क्षेत्रफल क्या होता है,
लंबाई गुणित चौड़ाई, चूंकि क्यों क्या है, यह एक आयताकार है, यह इसकी लंबाई, यह उसकी चौड़ाई, क्योंकि असमान है, ये इसके बराबर भुजा, ये भुजा इसके बराबर, ये तो आयत है, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 4x गुणित 2x गुणित है, सॉरी 4 दूनी 8, x का x में x वर्ग, और इसी प्रकार आकृति B का क्षेत्रफल। आकृति B एक वर्गाकार है, क्यों, यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है, तो सभी की लंबाई 3x है, तो ये क्या हो गई, एक वर्ग हो गए, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, यानी 3x गुणित 3x। आकृति B का क्षेत्रफल 3x गुणित 3x, 3 तिया 9, x का गुणा x में किया तो x स्क्वायर, तो कौन बड़ा है, 8x स्क्वायर या 9x स्क्वायर, तो ये 9x स्क्वायर बड़ा है, यानी आकृति B का क्षेत्रफल अधिक है। तो कितना अधिक है, 9x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x स्क्वायर, यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न हल। अगला देखते हैं, प्रश्न है सरल करना है, ठीक है, तो चलिए सरल करते हैं। x y ऋण y z, x y धन y z, धन y z धन z x, y z ऋण z x, धन z x धन x y, z x ऋण x y। ये प्रश्न उतार लिया। अब इस पूरे का गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो x y का गुणा x y में किया तो क्या आएगा, x की घात 2 y की घात 2, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा पूरे में करेंगे, परंतु एक सूत्र भी है, उससे भी कर सकते हैं। क्या है सर्वसमीका, सर्वसमीका है a वर्ग ऋण b वर्ग रहे, तो a ऋण b और a धन b उसे लिख सकते हैं, या इसका उल्टा हो, a ऋण b a धन b रहे तो a वर्ग ऋण b वर्ग हम इसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a ऋण b a धन b, तो इसको लिख सकते हैं a वर्ग ऋण b वर्ग, a की जगह क्या है x और y, तो x वर्ग y वर्ग ऋण y वर्ग z वर्ग। उसी प्रकार इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं, a धन b या a ऋण b a धन b, तो y वर्ग z वर्ग ऋण y वर्ग z वर्ग। इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं अपन, a ऋण b a धन b, तो a वर्ग ऋण b वर्ग, a क्या है यहाँ पर zx, तो zx स्क्वायर ऋण x स्क्वायर y स्क्वायर। सर्वसमीका से भी कर सकते हैं, गुणा करके भी कर सकते हैं, ठीक है। सर्वसमीका से करना ज्यादा सरल रहेगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ है। अब दोनों के चिन्ह असमान है, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये तो मर जाएंगे साहब। यहाँ पर ये जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, यहाँ गलती से कुछ और ही लिख दिया था, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर असमान चिन्ह है, तो ये तो मर जाएंगे साहब। अब जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स असमान चिन्ह है, तो ये मर जाए। कुल मिला के हमारा हल हमें प्राप्त होगा 0। आशा है, उम्मीद है उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला क्या है, अगला है नीचे दी गई आकृतियां इकाई वर्ग से एक पैटर्न बनाती है, इसका अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए आप, आकृति 1 में वर्गों की संख्या 1, आकृति 2 में वर्गों की संख्या कितनी है 3 है, यानी इसका डबल करो आप, 2 का डबल कितना होता है 4, और 4 में से 1 कर दो तो कितना मिलता है 3 मिलता है, और 3 डब्बे हैं। देखिए यहाँ कितने हैं आकृति में, आकृति की संख्या है 3 का डबल करो 6, और 6 में से 1 घटा दो तो मिलेगा 5। तो देखिए इनकी संख्या 5 है क्या, 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 है।
सही जा रहे हैं हम। आकृति संख्या 4, 4 को डबल करो 8, 8 में से 1 घटा दो तो बचेंगे 7। तो क्या इनकी संख्या 7 है? 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 है। ऐसे ही आकृति 5 को करो डबल यानी 10, 10 में से 1 घटा दो तो हो जाएंगे आपके 9। संख्या 9 मिल रही क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल मिल रही। छठी संख्या हमें वर्ग हमें बनाना है, तो कैसे बनाएं? 1 2 3 4 5, ये 5 आकृति ऐसे 5 बनाना थी। 6 तो ऐसे बनेंगे 6। एक 2 3 4 5 और ये हो गए आपके 6, और इधर भी 6 बनेंगे। इसको मिला के 2 3 4 5 ये 6, और कुल मिला के संख्या कितनी होनी चाहिए? इसकी संख्या होनी चाहिए 6 का डबल 12, 12 में से 1 गया तो बचे 11। तो 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही बनाया है। अब नीचे कुछ दिए गए हैं प्रश्न, इनको भी देख लेते हैं। इस पैटर्न को जारी रखते हुए छठा बनाइए। बिल्कुल हमने छठा बना लिया। स्पष्ट कीजिए कि आकृति संख्या उसमें उपयोग किए गए इकाई वर्गों की संख्या किस प्रकार संबंधित है। यानी आकृति का नंबर और इन वर्गों की संख्या किस प्रकार संबंधित है। बिल्कुल क्या संबंध है इनका कि आकृति, प्रत्येक आकृति में इकाई में वर्गों की संख्या आकृति संख्या को दुगनी से 1 कम है। यानी आकृति संख्या को दुगना कर दे और उसमें से 1 घटा दे तो वर्गों की संख्या के बराबर आ जाएगी। तो लिख देते हैं अपन दूसरे का उत्तर, प्रत्येक आकृति में इकाई वर्गों की संख्या यानी जो वर्ग दिख रहे हैं ना हमें डिब्बे, इनकी बात हो रही है। संख्या आकृति संख्या के दुगने से 1 कम है। बिल्कुल दुगना कर दो, आकृति नंबर को दुगना कर दो और उसमें से 1 घटा दो तो ये वर्गों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला क्या है? आकृति संख्या के लिए चर n तथा इकाई वर्गों की संख्या के लिए t का प्रयोग करते हुए उपरोक्त प्रश्न 2 में निहित संबंध के लिए स्पष्ट, यानी जो बात कही गई है इसके लिए हमें समीकरण बनाना है। तो बिल्कुल बना सकते हैं। वर्गों की संख्या यानी t कैसे निकलेगा? जो संख्या है उसको कर दो डबल, तो आकृति संख्या कितनी है? यदि n है तो n को कर दो आप डबल और उसमें से 1 घटा दो तो वर्गों की संख्या के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर वर्ग को t से प्रदर्शित किया गया है। देखो यहीं भी तो ऐसा करते थे अपन, आकृति नंबर को कर दो डबल और उसमें से घटा दो 1 तो वर्गों की संख्या के बराबर आ जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, आकृति कितनी है? 1, और 1 को डबल किया तो कितना आया? 2, और 2 में से 1 घटाया तो 1 मिलेगा। बिल्कुल वर्गों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 1 है। यह थे सभी प्रश्न। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक करके जाएं। वीडियो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।